सबसे पहले हमने जिक्र किया था ट्रांस हिमालय का, ट्रांस के बाद में महान हिमालय। आज हम देखेंगे मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। जो महान हिमालय इसके दक्षिण में कौन सा हिमालय स्थित है, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय की सबसे पहले आपको जो विशेषताएं आ रही है, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ये एक प्रकार से रेगुलर नहीं है, यानी कि जैसे ये हिमालय चल रही है इनमें कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार का गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ गैप दिखाई दे रही है। और ये गैप दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकार हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये एक असतत रेंज में फैला हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं टुकड़ों में ज्यादातर चलता रहा है। जबकि महान हिमालय की खास बात ये थी कि ये बिल्कुल लगातार चलता है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ पहाड़ियां आएंगी, प्रमुख चोटियां आएंगी, उनके बारे में भी देखेंगे। और उससे पहले हम बात करना चाहें, जो मध्य हिमालय इसका एक अन्य नाम भी आता है जिसको हम जानते हैं लघु हिमालय के नाम से, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है भी। तो हमारे पास में आज के टॉपिक क्या रहेगा, मध्य हिमालय। थर्ड नंबर पे मध्य हिमालय, या फिर हमारे पास में इसका अन्य नाम और भी आता है लघु हिमालय। सबसे पहले हमारे पास इसका विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार कहां से कहां तक आता है भी। यहाँ पर कुछ प्रमुख चोटियां भी मिलेंगी, लेकिन इसका विस्तार मुख्य रूप से पीर पंजाल से लेकर और महाभारत की एक पहाड़ी आती है या पर्वत श्रृंखला आती है जो कि नेपाल में आती है। आप लोग थोड़ा सा इस बात को और ध्यान में रखना कि जो हमारे पास में अब नीचे वाले जो 3 पर्वत आ रहे हैं, एक तो आ रहा है महान, महान के बाद में आ रहा है मध्य, और मध्य के बाद में आ रहा है शिवालिक। तीनों की तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट जम्मू कश्मीर से ही है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि जम्मू कश्मीर से ही चलेंगे। जो पहले हमारे पास में नंगा पर्वत था उनकी शुरुआत भी जम्मू कश्मीर से हुई है, और जब थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर भी इनका विस्तार कहाँ पर है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में है, और उसके बाद में ये कहाँ पर आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड में भी आते हैं, और फिर ये नेपाल में चले जाएंगे भी। तो यहाँ पर हमारे पास में पहले नंबर पे तो यही आता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है, पीर पंजाल की पहाड़ी से लेकर महाभारत रेंज तक फैला हुआ है भाई। ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले तो विस्तार। पीर पंजाल की पहाड़ी से महाभारत रेंज तक फैला हुआ है। अब हम इसमें कुछ प्रमुख पर्वतों के बारे में बात करेंगे। तो कौन सी प्रमुख पर्वत आते हैं इसमें, प्रमुख पर्वत। सबसे पहले हमारे पास में कौन सा आएगा, इसमें आपने नाम सुना होगा नाग टिब्बा, धौलाधर, ये चीज आई है इसमें। पीर पंजाल की पहाड़ी तो सबसे पहले ही आ रही है अभी, तो हमारे पास में आता है पीर पंजाल। फिर आता है हमारे पास में धौलाधर, धौलाधर के बाद में आएगा नाग टिब्बा। फिर आता है मंसूरी, मंसूरी कहां पे है अभी, मंसूरी। और एंड में आएगा महाभारत। और महाभारत रेंज कहां पर फैली हुई है, ये नेपाल में है अभी। नेपाल में बहुत बार सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महाभारत जो पर्वत श्रृंखला ये कहां पर है, ये नेपाल में है। इस प्रकार से जब हमने महान हिमालय देखा था तो उसका विस्तार ज्यादा था, उनमें प्रमुख चोटियां ज्यादा थी, लेकिन इसमें हमारे पास में मुख्य रूप से कौन सी आती हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मंसूरी और महाभारत। और महाभारत कहां पर आते हैं, ये नेपाल में स्थित है। अब जब हमारे पास इतना कुछ देख रहे हैं, और ये मध्य हिमालय सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस माना जाता है, ये पर्यटन के लिए फेमस माना जाता है, टूरिज्म के लिए। क्योंकि यहाँ पर जब हम और ऊपर बात करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले तो आता है हमारे पास में ट्रांस हिमालय, ये भी सबसे ज्यादा ऊंचा है, और यहाँ पर भी ऊबड़ खाबड़ भी और बर्फ से ढका रहता है। फिर हमने
महान हिमालय में भी देखा था कि इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, और ये ऊंचा है सबसे ज्यादा भी, यहाँ पर जाना थोड़ा सा खतरे भरा होता है, तो इसलिए टूरिज्म या टूरिस्ट वहां पर जा नहीं पाते। और जब मध्य हिमालय की बात आती है ना, तो यहाँ पर मध्य हिमालय भी टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सबसे बेस्ट माने जाने के कारण यहाँ पर आपको कुछ हिल स्टेशन भी दिखाई देंगे। हिल स्टेशन का मतलब क्या होगा कि वहां पर सबसे ज्यादा टूरिज्म आते हैं, यानी कि टूरिस्ट आते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख हिल स्टेशन आएंगे। आपने हिल स्टेशन में सबसे पहले आता है, एक जगह का नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में हिल स्टेशन इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो जरूर, लेकिन छोटे मोटे ही हैं। लेकिन जैसे ही ये आगे चलेगा हिमाचल प्रदेश में आएगा, तो हिमाचल प्रदेश में कुछ हिल स्टेशन और ज्यादा आ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा डलहौजी का, आपने नाम सुना होगा शिमला का। शिमला क्या एक प्रकार से जगह भी है और एक हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट में हमारे पास में वहीं पर आपने कुल्लू का नाम सुना होगा, मंडी का नाम सुना होगा, धर्मशाला का नाम सुना होगा, ये चीजें आ रही है वहां पर भी। तो अब हमारे पास में क्या आएगा, इसमें मध्य हिमालय में प्रमुख हिल स्टेशन, प्रमुख हिल स्टेशन। और कहां पर आएंगे, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आता है डलहौजी, डलहौजी के बाद में आएगा शिमला, शिमला के बाद में आता है कुल्लू, फिर आएगा मनाली, मनाली के बाद में आएगा हमारे पास में मंडी, और मंडी के बाद में आएगा धर्मशाला। ये कौन सी धर्मशाला है, ये कौन सी धर्मशाला है, ये हिल स्टेशन वाली धर्मशाला है जहां पर क्रिकेट मैच होते हैं। भी बहुत बार आपने देखा होगा, ये कोई लोकल धर्मशाला नहीं है, कहीं यदि आस पास वाली कोई दिख जाए तो ये धर्मशाला वही है। फिर हमारे पास में और आगे चलेंगे तो ये हिल स्टेशन यानी कि मध्य हिमालय हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के बाद में कौन से राज्य में आएगा, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के हिल स्टेशन कौन से आते हैं हमारे पास में, उत्तराखंड में कौन से आएंगे हमारे पास, सबसे पहले आता है उत्तराखंड की राजधानी कौन सी आती है, नैनीताल, नैनीताल, उसके बाद में रानीखेत, फिर हमारे पास अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, मंसूरी, नैनीताल, नैनीताल के बाद में आएगा मंसूरी, मंसूरी के बाद में रानीखेत, बहुत बार पूछा गया है फिर रानीखेत, फिर आता है अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, अलग अलग जगह पूछी जाती है भी, ये कौन से राज्य में आती है और कौन से पर्वत श्रृंखला में आती है। फिर हमारे पास में और आगे चलेंगे तो ये कहां पर चला जाएगा, नेपाल में चला जाएगा। और नेपाल में जाने के बाद में वहां के हिल स्टेशन अपने लिए कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई ना कोई नेपाल में तैयारी कर रहा होगा तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाते हैं उनके लिए। फिर जैसे नेपाल के बाद में ये इंडिया में प्रवेश करता है, सिक्किम में आता है, सिक्किम के बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे हमारे पास में दार्जिलिंग में भी एक क्या है भी हिल स्टेशन मिलता है, और वो कहां पर आता है, वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास में एक हिल स्टेशन और दिखाई देगा, दार्जिलिंग। और ये दार्जिलिंग सीधा सीधा पूछा जाता है भी, ये कहां पर है, दार्जिलिंग हिल स्टेशन कह सकते हो, दार्जिलिंग शहर बोल सकते हो, ये कहां पर मिलेगा अपने को, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल आपको पता ही है, मैप में देखोगे तो भी कहां से कहां तक गया हुआ है। वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ में सीमा बना रहा है, हाँ जी, वेस्ट बंगाल कितने देशों के साथ में सीमा बना रहा है, हाँ कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है, 3, कौन से हैं, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। यानी कि ये बहुत अजीब तरह से फैला हुआ है भाई। जब आप मैप में देखोगे ना भी बांग्लादेश में कहां पर दिखाई देता है, इसमें दिखाई देगा भाई। और ये कौन सा है, इसमें वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो ये भाई यहां से चलता है और चलने के बाद में बिल्कुल पतला सा होते हुए ये और बहुत आगे तक, ये इस प्रकार से इतना क्या है, वेस्ट बंगाल है। ये देख लो भी इसकी शेप कैसी बनी है। और हमारे पास यहाँ पर एक जगह आती है दार्जिलिंग, इसी में आ जाएगी। और दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ पे है ये पूछा जाता है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है इस प्रकार से। फिर हमारे पास में हमने और भी देखा था कि ये जो हमारे पास हिमालय है ये एक असतत रेंज में फैला हुआ है, यानी कि लगातार नहीं है,
लगातार नहीं होने के कारण यहाँ पर क्या होगा भाई, कुछ ज्यादा बड़ा गैप होगा तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, घाटी के नाम से जानते हैं भाई। एक आती है घाटी और एक होता है दर्रा, दोनों में क्या फर्क है भाई? हाँ जी, एक तो होता है दर्रा और एक होती है घाटी, इन दोनों में क्या फर्क है? दर्रा क्या होता है? संकरा रास्ता, यानी कि कोई पर्वतों के बीच में कोई छोटी मोटी जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगा, और ये क्या है, एक प्रकार से दर्रा। लेकिन घाटी की डेफिनेशन क्या होगी? घाटी की डेफिनेशन क्या होगी भाई? घाटी की डेफिनेशन क्या होगी? पहाड़ों के बीच का समतल मैदान, यानी कि पर्वतों के बीच में जो हमें समतल मैदान मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। ये आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख भी लो। और यहीं से जब हम ये चीजें देख रहे हैं तो ये एक प्रकार से असतत रेंज में फैला हुआ है। असतत का मतलब क्या है? टुकड़ों में। जब ये टुकड़ों में फैला हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा भाई? यहाँ पर ये गायब हो जाता है तो यहाँ क्या होगी? हमें लगभग हमें कुछ घाटियां देखने को मिलेंगी भाई, घाटियां। और कौन सी घाटी कहाँ पर मिलेगी और कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में मिलेगी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे पास में आगे चलेंगे तो क्या होगा कि कुछ प्रमुख घाटियां दार्जिलिंग, और अब हमारे पास में मध्य हिमालय में आएंगी प्रमुख घाटियां। सबसे पहले होगा हमारे पास में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, और वहां पर हमें कौन सी घाटी मिलेगी भी? जम्मू कश्मीर में कौन सी होगी? हाँ जी, कौन सी घाटी मिलेगी? कश्मीर घाटी। और कश्मीर घाटी में कहां पर मिलेगी भाई? कश्मीर घाटी। फिर हमारे पास हिमाचल में एक घाटी मिलती है जिसको हम जानते हैं कुल्लू घाटी के नाम से। कुल्लू घाटी। फिर आता है हमारे पास में काठमांडू घाटी। ये हमें कहां पर मिलेगी? नेपाल में मिलेगी भाई। अब इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले भाई थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं एक बार कि ये हमारे पास में हिमालय था कुछ इस प्रकार से, यहाँ से महान हिमालय गुजर चुका है, इनके बारे में हमने बातें कर ली। लेकिन इनके बीच में हमारे पास में अब क्या है, कुछ घाटी मिल रही है। तो ये कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में होगी? तो हमारे पास में एक तो महान हिमालय, और महान हिमालय के बाद में हमारे पास में मध्य हिमालय आ रहा है, तो ये घाटी में कहीं ना कहीं वहीं पर तो मिलेगी। तो सबसे पहले जो कश्मीर घाटी है तो ये कश्मीर में ही मिलेगी। और कश्मीर में एक तो आता है महान हिमालय, और मध्य हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला आती है वो आती है पीर पंजाल। यानी कि पीर पंजाल शरीर एक तरफ तो महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य में कौन सी घाटी आती है? कश्मीर घाटी आएगी भाई। और ये प्रश्न बहुत बार इन्हीं तीनों कथनों से पूछ लिया गया भाई। ये कश्मीर घाटी है कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है? तो सबसे पहले यही आएगा हमारे पास में कि महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में, पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है, के मध्य। फिर थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास में हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रृंखला और आ जाती है, धौलाधर। महान तो सभी में कॉमन ही रहेगा। और मध्य हिमालय की धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य में कौन सी घाटी आ जाती है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहां पर होगी? महान हिमालय और मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी के मध्य में स्थित है। फिर आगे चलेंगे हमारे पास में काठमांडू घाटी कहां पर मिलेगी? ये काठमांडू घाटी एक तरफ तो महान हिमालय चल ही रहा है और मध्य हिमालय की कौन सी पर्वत श्रृंखला आएगी? महाभारत। यानी कि ये महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित है।
महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित है। महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित है। और इन तीनों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है भी ये पर्वत श्रृंखला कौन सी ये घाटी कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित होगी। और ये हमारे पास में नॉर्मल बात करते हैं तो कश्मीर घाटी में कहां पर मिलेगी, कश्मीर में मिलेगी। कुल्लू घाटी में कहां पर मिलेगी, ये हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। काठमांडू घाटी, काठमांडू क्या है, एक नेपाल की राजधानी है, तो ये काठमांडू घाटी भी में कहां पर मिलेगी, नेपाल में मिलेगी भी। इस प्रकार से हमारे पास में जो मध्य हिमालय आ रहा है, मध्य हिमालय में कुछ पर्वत आए, पर्वत आने के बाद में हिल स्टेशन आए, हिल स्टेशन आने के बाद में क्या आया हमारे पास में, यहीं पर घाटियां आई। फिर आपने एक नाम और सुना होगा भाई, करेवा का नाम सुना है क्या, करेवा का। करेवा कहां पर पाए जाते हैं, ये क्या चीज है, कब कब बढ़ते हैं और इनसे संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। आपने करेवा का नाम सुना है, करेवा क्या होता है, करेवा क्या होता है, नाम सुना है करेवा का। किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा हो कहीं ना कहीं कि करेवा कहां पर मिलेगा अपने को। चलो ठीक है, करेवा होता क्या है, सुना ही नहीं, बड़ी माड़ी बात है भाई ये तो। अब हम बात करेंगे जो कश्मीर घाटी आती है उसमें हमारे पास में करेवा का जिक्र आता है और करेवा से संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये करेवा होते क्या हैं कि एक प्रकार से जलोढ़ निक्षेप है, यानी कि कोई ना कोई बरसात हो रही है या नदी के द्वारा जो कोई पर्वतों के ऊपर से जलोढ़ निक्षेप का मतलब क्या होगा कि जल के साथ में जो कोई आए हुए अवसाद हैं और वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करेवा। और ये करेवा मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं, कश्मीर में ही पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और ये करेवा क्या है कि करेवा एक प्रकार से नकदी फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी आती है जो वहां पर ही मिलेगी भी अपने पास, और उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, केसर का होता है। और इसीलिए पूछा जाता है भी जो जम्मू कश्मीर है किसके उत्पादन में अग्रणी माना जाता है, केसर में माना जाता है, या केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में किया जाता है। तो यहीं से आएगा हमारे पास में। नेक्स्ट में बात करेंगे तो करेवा, करेवा क्या है अभी, करेवा पीर पंजाल श्रेणी में जलोढ़ के मृदा के कुछ निक्षेप हैं। ये डेफिनेशन सही रहेगी, करेवा। पीर पंजाल श्रेणी में जलोढ़ के निक्षेप हैं। जो किसके लिए भी, केसर, बादाम और अन्य नकदी फसलों के लिए लाभदायक है। जो केसर, बादाम और नकदी फसलों के लिए उपजाऊ है। और कश्मीर में सबसे ज्यादा फेमस कौन सी खेती की जाती है, केसर की। और कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन किया जाता है। या हम कहें करेवा केसर के उत्पादन में लिए प्रसिद्ध है। और इसी केसर की कुछ अनूठी विशेषता के लिए इन्होंने, भारत सरकार ने क्या किया है अभी, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी।
केसर के गहरे लाल रंग स्वादिष्ट और अनूठी सुगंध के लिए मई 2020 में जीआई टैग दिया गया था। मई 2020 में जीआई टैग दिया गया। ये जीआई टैग क्या होता है अभी? जीआई टैग क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? जोग्राफिकल आइडेंटिटी, यानी कि जोग्राफी के अकॉर्डिंग उनको कहीं ना कहीं पहचान दी गई है। और ये पहचान क्या थी कि जो केसर है ये गहरे लाल रंग का होता है, स्वादिष्ट होता है और इसकी अनूठी सुगंध के लिए, यानी कि सुगंध इसकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, कोई भी चीज हो चाहिए। तो उसके बाद में हमारे पास इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इसको मई 2020 में जीआई टैग दिया गया था, यानी कि जोग्राफिकल आइडेंटिटी, ये बात आती है। अब इसी क्षेत्र में हमारे पास में कुछ घास के मैदान भी मिलेंगे भी। जो घास के मैदान है उनको किन नाम से जाना जाता है भाई? घास के मैदान में हाँ जी, जोग्राफिकल आइडेंटिटी। जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जोग्राफिकल आइडेंटिटी, भौगोलिक पहचान। फिर इसी क्षेत्र में हमारे पास में घास के मैदान भी मिलते हैं भी। घास के मैदान, जम्मू कश्मीर में हमारे पास में मरग के नाम से मिलेंगे भाई। मरग, आपने जगह का नाम सुना होगा, सोनमर्ग या फिर गुलमर्ग, दो जगह आती है। गुलमर्ग सुना है? गुलमर्ग, गुलमर्ग क्या है भाई? वहां पर एक जिला है। और हमारे पास में सोनमर्ग कहीं ना कहीं या जिला होगा या कोई ना कोई वहां पर जगह होगी, वहां पर ये घास के मैदान मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है गुलमर्ग, गुलमर्ग के बाद में आएगा सोनमर्ग, ये चीज। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में आएंगे। उत्तराखंड में हमें कौन से घास के मैदान मिलेंगे? कौन से घास के मैदान मिलते हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड में मिलते हैं बुग्याल या पयाल घास के मैदान, दोनों के दोनों पूछे गए हैं अभी। उत्तराखंड में कौन से मिलेंगे भाई? तो हमारे पास में बुग्याल या पयाल घास के मैदान कहाँ पर मिलते हैं? उत्तराखंड में मिलते हैं। जब ये हमारे पास में पर्वत श्रृंखला आगे चल रही है तो यहीं पर हमें कुछ ना कुछ दर्रे भी तो देखने को मिलेंगे भी। कौन सा दर्रा हमें कहां पर मिलेगा? हाँ जी, पयाल। बात करते हैं प्रमुख दर्रों की। आपने पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। और उसी के नाम पर एक दर्रा आता है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा। नेक्स्ट में हमारे पास इसी में एक दर्रा और मिलेगा जिसका नाम आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। तो यहां से हमारे पास में यही, जब हम मैप से देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में जो पीर पंजाल दर्रा है ना, ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही छोटे मोटे जगह कोई जोड़ता है। और फेमस इतना ही है कि पीर पंजाल दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है? मध्य हिमालय में आता है। लेकिन जो बनिहाल दर्रा है ना, ये यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर में आप देखोगे ना, तो जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है, दोनों के दोनों शहर अलग नाम से जाने जाते हैं। तो उनको जोड़ने का काम करता है बनिहाल दर्रा। यानी ये किस किस को जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है भाई बनिहाल दर्रा। जम्मू और
कश्मीर को जोड़ता है। फिर आपने नाम सुना होगा कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग भी कहां पर है भाई? सुरंग भी कहां पर है? बनिहाल दर्रा के आसपास ही है या इसी में है? आपने उस सुरंग का नाम क्या है भाई? क्या नाम है उस सुरंग का नाम? भारत की सबसे बड़ी सुरंग चेनानी नासिरी सुरंग, वो कहां पर है? बनिहाल दर्रा में स्थित है। और उनसे भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जिसका नाम आता है चेनानी नासिरी, चेनानी नासिरी सुरंग, यही बनिहाल दर्रा में स्थित है। चेनानी नासिरी सुरंग यह कहां पर स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इनका नाम सुना होगा कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग आती है चेनानी नासिरी सुरंग। ये आता है भी हमारे पास में मध्य हिमालय से संबंधित जानकारी। यानी मध्य हिमालय को हम और किस नाम से जान सकते हैं? लघु हिमालय के नाम से जान सकते हैं। इसका विस्तार कहां से कहां तक आता है हमारे पास में? इसका विस्तार की बात करेंगे, पीर पंजाल से लेकर महाभारत के पर्वत श्रृंखला तक इसका विस्तार है। और उसमें कुछ प्रमुख पर्वत भी आते हैं जैसे नागटिबा, धौलाधर, मंसूरी और फिर महाभारत। महाभारत के बाद में हमने देखा कि मध्य हिमालय हमारे लिए टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसलिए कुछ प्रमुख हिल स्टेशन भी आते हैं। तो सबसे पहले जिक्र किया था हमने हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन। कौन से आए थे हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन? डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, धर्मशाला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश खत्म हो जाता है, नेक्स्ट राज्य आ जाता है अपना उत्तराखंड। उत्तराखंड के हिल स्टेशन कौन से आते हैं? सबसे पहले नैनीताल, फिर हमारे पास में आएगा मंसूरी, मंसूरी के बाद में रानीखेत, रानीखेत के बाद अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर। जो मंसूरी है, मंसूरी उसको क्या बोला जाता है भी? इसका एक उपनाम भी आता है भी। मंसूरी को क्या कहा जाता है? मंसूरी को क्या कहा जाएगा? ये आती है, मंसूरी को बोला जाता है पर्वतों की रानी। सीधा सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आ जाते हैं नैनीताल, मंसूरी, रानीखेत या अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, इसी में से मिलेगा। तो और मंसूरी को क्या बोला जाता है? पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी कहा जाता है ये चीज। फिर हमारे पास में ये दार्जिलिंग कहां पर है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये चीजें भाई। अब हम थोड़ा सा और जिक्र करेंगे शिवालिक। शिवालिक क्या आएगा, या फिर हमारे पास में उनसे संबंधित क्या क्या जानकारी मिलती है भाई। शिवालिक को और कंप्लीट कर देंगे, ज्यादा समय नहीं है, 10-15 मिनट में हो जाएगा भाई। या फिर भाई ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया या करवा दे? गर्मी सता रही है। हाँ जी। सूर्य के साथ ने आपने भाई कौन सी ऐसी दुश्मनी मोल ले रखी है अभी जो आपको सजा पे सजा देने को तुला खड़ा है? कहीं ना कहीं उनके साथ में भी कोई ना कोई तो दिक्कत हुई है, तभी तो भाई सूर्यदेव अपना गुस्सा दिखा रहा है कहीं ना कहीं। क्या कारण हो सकता है इतनी गर्मी का? हाँ, क्या कारण हो सकता है?